हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th की बायोलॉजी का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक जो हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है कोशिका, जीवन की इकाई। कोशिका के बारे में बेसिक चीज़ें हमें पहले से मालूम है कि कोशिका बेसिकली होती क्या है, कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या क्या इसमें पाया जाता है। ये सब हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था। अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपना रिवीजन कर लेते हैं कि हमें कोशिका के बारे में क्या पता है। तो कोशिका बेसिकली क्या है? कोशिका जीवन की इकाई है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सबसे आधारभूत इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। जो भी जीव होंगे उसमें कम से कम मिनिमम एक कोशिका पाई ही जाएगी। एक कोशिका से छोटा उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। एक कोशिका या उससे ज़्यादा कोशिका प्रेजेंट होगी तो बहुकोशिकीय। तो अब हम ये जानते हैं कि कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो आइए अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। कोशिका क्या है? कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन व जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। यानी स्वतंत्र उनका अस्तित्व यापन होता है और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। यानी ऐसा नहीं है कि हम किसी पे कहेंगे कि इसमें कोशिका नहीं है लेकिन स्वतंत्र जीव है, ऐसा नहीं हो सकता। जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। एंटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। इन्होंने कार्क के एक टुकड़े में कोशिका को देखा था और इसे जो सेल्यूलाई नाम दिया था, यानी कि एक छोटी सी कोठरी। तो एंटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था। उसके बाद और इसकी डिटेल स्टडी की गई तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। यानी ऐसे कोशिका देखा, एक कोठरी लाइक स्ट्रक्चर देखा एंटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, फिर उसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है ये देखा रॉबर्ट ब्राउन ने। सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद फेज कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। यानी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए तो हमने और भी डिटेल स्टडी की। लेकिन पहले अगर कोई ये पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की तो हमारा आंसर होगा एंटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और जो हमारी कोशिका का केंद्रक होता है उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत, यानी कि कोशिका सिद्धांत क्या है। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। 1838 में क्या हुआ कि जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन ने बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया और उन्होंने क्या पाया कि ये पौधे जो होते हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करती है। ऊतक यानी कि टिश्यू। तो क्या होता है कि सेल होती है, बहुत सारी सेल, अगर वो मान लिया कुछ सेल है, ये सब मिलके एक ही कार्य कर रहे हैं, ये स्पेशलाइज्ड है एक काम करने के लिए, तो ये सेल मिलके क्या बना लेंगी? ऊतक। ऊतक किसे इंग्लिश में कहते हैं? टिश्यू। ठीक है, यानी सेल का एक ग्रुप जो एक खास फंक्शन करने के लिए, खास काम करने के लिए विशेष कोई काम करता है, एक ही काम वो सेल करती हैं, वो मिलके ऊतक बनाती हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थ्योडर श्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद बताया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक जो थे मैथियस लाइडेन ने पौधों का अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि पौधे जो होते हैं अलग अलग बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो मिलके ऊतक का निर्माण करती हैं। और एक लेकिन प्राणी वैज्ञानिक थ्योडर श्वान ने ये बताया कि जो जंतु कोशिका होती है उसके बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद बताया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। यानी कि इसमें तो जीवद्रव्य झिल्ली होती है, बाहरी स्ट्रक्चर जो होता है, लेकिन पौधों में एक भित्ति होती है जो थोड़ा मोटी होती है, तो वो कोशिका भित्ति होती है जो इसकी विशेषता है। यानी प्लांट सेल में और एनिमल सेल में ये डिफरेंट होता है कि पौधों की कोशिकाओं में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है।
उपरोक्त आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। यानी उन्होंने कहा कि श्वान ने कि जो प्लांट्स और जो एनिमल्स का जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। फिर उसके बाद स्लाइडन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, लेकिन उनका सिद्धांत जो था ये नहीं बता पाया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, कि नई कोशिका कैसे बन जाती है। फिर रुडॉल्फ विर्चो ने ये बताया 1855 में कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं, यानी उनमें डिवीजन होता है, यानी 2 कोशिकाओं से 4, 4 से 8 इस तरह से कोशिकाएं बनती रहती है। तो इन्होंने क्या किया कि कहा ओमनिस सेलुला ए सेलुलाई, तो यानी कि जो पुरानी कोशिकाएं होती है वही नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। नई सेल कहाँ से बनती है, पुरानी सेल से। इन्होंने स्लाइडन व श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्होंने क्या किया, स्लाइडन और श्वान की जो परिकल्पना थी उसको उन्होंने प्रतिपादित किया। तो इन्होंने बताया कि जो कोशिका होती है सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से मिलकर बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होती है। इन्होंने ये बताया। किसने बताया, ये रुडॉल्फ विर्चो ने। हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े, हमने सबसे पहले देखा कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका में केंद्रक किसने ढूंढा, और उसके बाद हमने पढ़ा स्लाइडन ने क्या बताया, श्वान ने क्या बताया। फिर हमने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया कि कोशिका सिद्धांत क्या है और किसने दिया। कोशिका का समग्र अवलोकन, तो यानी अगर हम लोग एक प्याज का छिलका और मनुष्य के गाल की कोशिकाओं को देखेंगे तो जो प्याज का की जो छिलका होगा उसकी जो कोशिका होगी वो प्लांट की सेल है, तो उसके बाहरी सतह पर कोशिका भित्ति दिखाई देगी और इसके नीचे एक कोशिका झिल्ली दिखाई देगी। लेकिन मनुष्य के गाल की कोशिका जब हम लोग देखेंगे तो केवल एक झिल्ली संरचना दिखाई देगी और इसके अंदर एक केंद्रक भी दिखाई देगा, वो भी झिल्ली युक्त संरचना होगी। एक झिल्ली के अंदर पैक होगा केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम हम पहले क्लास 10th में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए। हमने पढ़ा था कि क्लास 10th में अगर हम अपना माइंड को अपने रिमाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, कितने ऑटोसोम हैं, कितने सेक्स क्रोमोसोम हैं। ये आपके लिए एक वर्क है, इसको आप लोग फिर से याद करिएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि आनुवंशिक पदार्थ है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्धतरल आव्यूह मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या होता है कि 2 टाइप की सेल होती हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। जो हमारी प्रोकैरियोट सेल होती हैं उसमें क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक प्रेजेंट होता है झिल्ली युक्त। दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक अर्धतरल आव्यूह मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है, यानी जो उसकी मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं होती है, बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती है कोशिका के अंदर, ये कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है जिन्हें कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि कोशिका केंद्रक तो होता है झिल्ली युक्त, बाकी और भी झिल्ली युक्त संरचनाएं होती हैं जैसे कि अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्र कणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, सूक्ष्मकाय यानी माइक्रोबॉडी, गोल्जी सामिक्ष यानी कि गोल्जी बॉडीज, लयनकाय यानी कि लाइसोसोम व रसधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें नहीं प्रेजेंट होते, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, गाल्जी अपैरेटस, ये सब का जो फंक्शन है हम लोग क्लास 9th में डिटेल में पढ़ चुके हैं। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम होता है। अब कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो दोनों में प्रेजेंट होता है, तो उसका आंसर होगा राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या होते हैं हम लोग देखेंगे। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि 2 अंगकों हरित लवक
पौधों में हरित लवक में और सूत्र कणिका में व खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका में भी होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? अंतर्द्रवी जालिका में यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। जंतु कोशिका में क्या करते हैं? झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अंगक होते हैं जो सेल के डिवीजन में हेल्प करते हैं। कोशिका माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती है। ऐसा नहीं कि सारी कोशिकाएं से शेप और साइज में एक तरह होती हैं, सब अलग अलग होती है। अब हम लोग देखेंगे फिगर 8.1 में। देखिए यहाँ पे दिया लाल रुधिर कणिकाएं कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल आरबीसी जिन्हें बोलते हैं, ये हमारे ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट होती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है। अगर यही हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हमें अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है और सांस फूलना, वीकनेस, ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। फिर हमारी है श्वेत रुधिर कोशिकाएं, ये भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। हमारे ब्लड में कोशिका में जो होती है वो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है यानी वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं और जो लिक्विड पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं कोशिकाएं देखिए अमीबाकृति है। फिर है स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं, लंबी हैं, संकरी हैं। फिर ये हमारी है न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिका यानी हमारी जो नर्व होती हैं उसकी कोशिका। तो ये देखिए इसका शेप किस तरीके से है। फिर एक वाहिनिका दीर्घीकृत मध्योतिकी कोशिका यानी सबका जो शेप है वो अलग अलग है और साइज भी अलग है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की होती है, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया जो होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। शुतुरमुर्ग के अंडे के समान जो होती है कोशिका होती है सबसे बड़ी। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास 7 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह व अस्माकृति प्रकार की हो सकती है। अब इसकी एक और विशेषता होती है, सारी कोशिकाओं में डिवीजन होता है लेकिन इन कोशिकाओं में डिवीजन नहीं होता। कोशिकाओं का रूप, इसीलिए जब कभी नसों में चोट लग जाती है तो पैरालिसिस वगैरह की जो शिकायत हो जाती है फालिज, वो इसीलिए होती है क्योंकि उसमें डिवीजन नहीं होता है, तो दोबारा बनने के चांसेस नहीं होते। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार विभिन्न हो सकता है, यानी उनका जो रूप होता है उनके कार्य के हिसाब से अलग होगा। अब हम आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं पे। अब देखेंगे हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है। हमने अभी पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें केंद्रक नहीं होता है और उसमें क्या नहीं होता है, उसमें जो झिल्ली रहित ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, ये सब प्रेजेंट नहीं होते। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल होती कहाँ है? जीवाणुओं में यानी बैक्टीरिया में नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीव यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। सामान्यतः यूकैरियोटिक सेल से बहुत छोटी होती है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक तरह से ओल्ड एंशियंट टाइप की जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है और जो एडवांस सेल है वो यूकैरियोटिक है। और जब डेवलपमेंट हुआ तो यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुई और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती है, इनमें डिवीजन बहुत तेज़ होता है। बैक्टीरिया का डिवीजन भी काफ़ी तेज़ होता है। माप का आकार काफ़ी भिन्न होता है। जीवाणुओं के 4 मूल आकार होते हैं, यानी बेसिकली 4 टाइप का इनका शेप होता है। दंडाकार जिसको बोलते हैं बैसिलस, गोलाकार जिसे बोलते हैं कोकस, कोशाकार जिसे बोलते हैं विब्रो या स्वसर्पिल, स्पाइरल। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है, यानी भले उनका कार्य अलग अलग है लेकिन उनका जो संगठन है, आकार है, लगभग एक होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं होता ऐसे, लेकिन हमारी जो यूकैरियोट्स होती है उसमें जो केंद्रक होता है वो अलग से होता है और वो केंद्रक भी एक झिल्ली से घिरा होता है। तो इसमें जो होते हैं डीएनए, जो इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, फ्रीली ऐसे मूव करता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं।
इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं, यानी डीएनए वृत्ताकार पाए जाते हैं, इनको प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिक डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं और उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं, यानी अगेंस्ट उनके काम करते हैं। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे यानी आगे की क्लासेस में कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन के लिए हेतु उपयोगी है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोट्स में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते, यानी बाकी जो यूकैरियोट्स के अंगक है उसमें सिर्फ राइबोसोम ऐसा है जो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, बाकी नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिकों में कुछ विशेष प्रकार के अंतरिक्ष मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की ये विशेषता है कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक की एक खास चीज़ है कि उसमें कोशिका झिल्ली जो होती है विशिष्ट आकार की होती है, जिसे मीसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। अब कोशिका आवरण, उसके रूपांतरण हमें पढ़ना है। कोशिका आवरण और उसके रूपांतरण। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। सबसे इसकी 3 लेयर होती है। सबसे बाहरी जो होती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद होती है कोशिका भित्ति, फिर होती है जीवद्रव्य झिल्ली। तो ये तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई का कार्य करते हैं। उसके बाद जीवाणुओं को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक, यानी ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव। ये क्या होते हैं हम देख लेंगे कि एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने स्टेनिंग किया, यानी एक तरह से समझ लीजिए कि कलर एक था उसको दिया, तो स्टेन उन्होंने किया, तो जिन्होंने स्टेन को अपने अंदर रिटेन कर लिया वो कहलाए ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने रिटेन नहीं किया जो अपने ही कलर के रहे वो कहलाए ग्राम निगेटिव। तो इस आधार पे इनको 2 तरह से डिवाइड कर दिया गया। ग्राम, चूँकि इनके जो स्टेनिंग जिन्होंने की थी जिन साइंटिस्ट ने, उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, तो इन्हीं के नाम से इस जो ये तरीका था वो रख दिया गया कि ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना व मोटाई में भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। कुछ में ढीली आक्षद होती है जिसे अपंगप्रत कहते हैं, और दूसरी में मोटी और कठोर होती है जिसे संपुटिका कैप्सूल कहते हैं। कोशिका भित्ति क्या करती है कि आकार को निर्धारित करती है और संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, जो जीवाणु को फटने व निपातित होने से बचाती है। जीवद्रव झिल्लिका प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना अनुसार ये झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। ये विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली में के कोशिका में फैलाव से बनती है, इसको कहते हैं मीसोसोम। ये फैलाव पुटिका, नलिका व पटलिका के रूप में होता है। ये कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देती है। और क्या कार्य करती है? श्वसन यानी रिस्पायरेशन, स्रावी प्रक्रिया, उत्सर्जन में या इसके जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र यानी सरफेस को बढ़ाने में, एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने में सहायता करती है। किस तरह से प्रेजेंट होती है? ऐसे कोशिका है, ऐसे प्रेजेंट है। और क्या होता है कि ये जो प्रेजेंट होती है तो ये क्या भी कर देती है कि रिस्पायरेशन में, उसके अलावा उत्सर्जन में हेल्प करती है। और उसके अलावा क्या होता है कि कुछ प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। कुछ कोशिकाएं होती है जो मूवेबल होती है, चलने वाली होती है, कुछ नॉन मूवेबल होती है। अगर वो चलने वाली होती है तो उनकी कोशिका भित्ति जैसी पतली पतली संरचना मिलती है, इसे कशाभिका कहते हैं। कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम जो होता है अलग अलग होता है। कशाभिका जो होती है इसको 3 भागों में बांटा गया है, तंतु, अंकुश व आधारी शरीर। जो तंतु होता है कशाभिका का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व झालन की गति में सहायता नहीं करती, यानी छोटी छोटी झालन नुमा संरचना होती है, ये क्या करती है? उनकी गति में सहायता नहीं करती। रोम लंबी नलिकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। और झालर जो होते हैं लघुशूक जैसे तंतु है जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं और पानी की धारा में चट्टानों और पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करती है। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। राइबोसोम का मेन काम क्या है?
प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का जो आकार होता है 15 से 20 नैनोमीटर का होता है और ये दो इकाई 50S और 30S से मिलकर बना होता है। अब ये मत सोचिए कि 50S है 30S है तो क्यों नहीं 80S होता। 50S 30S दोनों मिलकर बनाते हैं 70S। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम क्या करता है, ये मतलब प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। संदेशवाहक आरएनए से मिलकर ये क्या करता है, मैसेंजर आरएनए से मिलकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। अंतर्विष्ट पिंड क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं, झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते। क्योंकि हमें पता है कि बाकी ऑर्गेनेल्स जो होते हैं राइबोसोम मतलब इससे प्रेजेंट होता है और बाकी जो मतलब इसमें कोई भी यूकैरियोटिक सेल में कोई भी ऑर्गेनेल जो होते हैं झिल्ली से घिरे नहीं होते और कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, जैसे कि फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं गैस राजधानी नील हरित बैगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में मिलती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमें पढ़ना है इसी चैप्टर का, वो है यूकैरियोटिक सेल। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। लेकिन आप लोग इस वीडियो को डिटेल से पढ़िएगा, आप वीडियो को स्किप करके मत पढ़िएगा। अगर आप लोग वीडियो स्किप करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। किसी भी डाउट होने पर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को डिटेल से देखिएगा बिना वीडियो स्किप किए हुए। फिर हम अपनी ऐसे 1 बाय 1 टॉपिक हम अपडेट करते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखें वीडियो देखने के बाद। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।